जब ये जिंदगी है कौम की, कौम पे कौम की, कौम पे लुटाए जब, कदम कदम बढ़ाए जब, खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जब। Have your dreams come true? By answering only 4 questions. 4 questions? Yes, exactly 4 questions. इन 4 questions के आंसरों की क्लैरिटी होती है ना, we are right there और कुछ नहीं चाहिए. Trust me. कौन से 4 questions? What? Where? When? And finally is how. Let me help you to get the clarity of all 4 questions. Actually, उससे पहले मैं मोटो बता देती हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का. मैं YouTube स्क्रॉल करती हूँ, सीडीएस प्रेपरेशन, AFCAT प्रेपरेशन या बीट वट एवर क्वेश्चन यू टेक ऑन YouTube. बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि यस वी गेट मोटिवेटेड, बहुत अच्छी मोटिवेशनल लाइन्स कोट्स वगैरह दिया गया है कि यस कंसिस्टेंसी रखो, लगातार लगे रहो, फैक्ट्स दिए जाते हैं, फिगर्स दिए जाते हैं कि इतने एग्जाम, इतने लोगों में से इतने ही लोगों का क्लियर हुआ है. दैट इज ऑल फाइन, ये हमें पता चल रहा है. बट कहीं ना कहीं ये डीप एम्बेडेड क्वेश्चन होता है हमारे अंदर कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं. राइट, ये क्वेश्चन का आंसर शायद कहीं नहीं मिलता और दिस इज द रीजन हम 10 वीडियो स्क्रॉल कर जाते हैं. स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं जिससे मेरा CDS 2 2023 एग्जाम क्लियर हो जाएगा. बस यही पर्पस है इस वीडियो का. ये एग्जैक्टली क्या करना है ना, ये एग्जैक्ट स्टेप्स मुझे इस वीडियो में आपको बताने हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में जो पॉइंटर्स मैंने दिए हुए हैं, ओके लेट मी आंसर योर क्वेश्चंस फर्स्ट. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि करना क्या है. सबसे पहले आपका व्हाट आपको बहुत क्लियर है, आई नो दैट, कि आपको करना क्या है. व्हाट डू यू वांट टू डू. आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत क्लियर है क्यों देख रहे हो. बिकॉज यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हो. दैट्स व्हाई यू आर हियर वॉचिंग दिस वीडियो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS 2 2023 इन वेरी एग्जैक्ट मैनर्स, इन वेरी एग्जैक्ट स्टेप्स. राइट, ओके, तो ये क्लियर है, यू वॉन्ट टू गेट कमीशन. चलो आपका व्हाट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. वेयर यू वांट टू सर्व, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. एक्चुअली इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत स्पेसिफिक माइंड में होता है कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, दैट टू फ्लाइंग में ही जाना है. और इतनी भी क्लैरिटी बहुत लोगों में होता है कि मुझे तेजस ही उड़ाना है या तेजस ही मुझे फ्लाई करना है, रफेल ही फ्लाई करना है. तो दैट इज गुड, क्लैरिटी होती है. बहुत लोग में ये क्लैरिटी ना होते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलर ऑफ यूनिफॉर्म डज नॉट मैटर टू मी. मुझे बस सर्व करना है, चाहे वो कोई भी लैंड के थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो या एयर के थ्रू. दैट डज नॉट मैटर टू मी एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बस दिक्कत आपकी प्रेपरेशन में आने वाली है क्योंकि अलग अलग एकेडमीज के अलग अलग कट ऑफ होते हैं. तो आपकी जो टारगेट एकेडमी है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. राइट, ओके, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन. आई नो यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस. 2 मिनट वीडियो को पॉज करो ये क्वेश्चन सुनने के बाद. व्हेन डू यू वांट टू जॉइन योर एकेडमी. पॉज करो, सोचो. आई वांट द ईयर एंड आई वांट द मंथ. यस, बताओ मुझे. इफ यू वांट टू टेल मी, शेयर इट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. जब CDS 2 2023 की वैकेंसीज आई थी तब क्लियर कट लिखा था दैट IMA, AFA एंड INA के जो भी कोर्सेज हैं वो जुलाई 2024 में शुरू होने वाले हैं एंड OTA इज स्टार्टिंग बाय अक्टूबर 2024. तो वेयर इज द डाउट. आप जो एग्जाम के लिए इंस्पायर कर रहे हो वही आपको बता रहा है कि आपको ज्वाइन कब करना है, फिर भी आपको क्यों नहीं पता ये बात. कॉन्फिडेंस नहीं है सच में. आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, आर यू रेडी एनफ कि 1 साल रह गया है आपको एकेडमी ज्वाइन करने का. आप सूट करते हो, आप अपने आप को देख पा रहे हो कि 1 year डाउन द लाइन एंड यू विल बी इन द एकेडमी. कैन यू सी योर सेल्फ. अरे सी की अलग बात है, यू आर नॉट इवन नोइंग बिफोर अ मिनट दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन इन जुलाई 2024 और अक्टूबर 2024. तो आई हैव गिवन यू व्हेन. आपको वेयर पता था, व्हेन नहीं पता था. व्हेन मैंने आपको बता दिया. एंड फाइनल क्वेश्चन इज हाउ.
हाउ यू विल बी देयर, आप कैसे पहुंचने वाले हो, व्हाट विल बी योर स्टेप्स, एंड दिस इज द वीडियो। हाउ, आपका जो फोर्थ एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, आई विल आंसर योर हाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली किस तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर करूं, सीडीएस 2 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन करूं जिससे मेरा क्लियर हो जाए, एग्जैक्ट स्टेप्स क्या रहेंगे, मैं एग्जैक्टली क्या करूं, राइट? एग्जैक्टली ये कितना एक्यूरेट टर्म है ना, आई गेस ये आपके बिल्कुल मन को ठंडक पहुंचा रहा होगा कि यस यार, आई वाज फाइंडिंग फॉर दिस ओनली, मतलब आई वाज सीकिंग दिस आंसर ओनली, काश मुझे यहाँ से मिल जाए। ठीक है, एग्जैक्टली एक बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत एग्जैक्ट वर्ड है, 7 लेटर्स से बना हुआ ये वर्ड। 7 पॉइंटर्स इस वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली ये पॉइंटर्स नहीं है, ये पड़ाव है, एक के बाद एक आप चलते जाओगे ना, यू विल बी राइट देयर, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो नदी के उस किनारे पे आप पहुंच चुके होंगे। 7 पॉइंटर्स। पॉइंटर नंबर 1, चलो इसको हम पड़ाव बोलते हैं। पड़ाव नंबर 1, पड़ाव 1 है मेंटल मेकअप। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल मशीनरी मेकअप? मैं समझाती हूँ। देखो, दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज साइंस। यहाँ पे मैं कोई भी मोटिवेशन वाली लाइन नहीं बोलूंगी बिकॉज मोटिवेशन इज ओवररेटेड। आई विल टॉक अबाउट साइंस। मैं साइंस से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगी। मेंटल मेकअप का मतलब ये है कि अपने दिमाग को उतना ज्यादा तैयार कर दो कि वो कुछ सोच पाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सोच पाए, अभी भी तो सोच पा रहे हो, अच्छा सोच पा रहे हो, जब स्टार्ट करते हो छोड़ नहीं देते हो, क्यों छोड़ते हो? बिकॉज यू आर मेंटली नॉट रेडी। देखो, हमें करना क्या है कि दिमाग को वो सारी चीजें दे देनी है जो उसे चाहिए, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, फिर वो अपना काम करेगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे, राइट? मतलब चाहे वो सीरियस प्रेपरेशन हो या आपका कोई भी पर्सनल गोल हो, आप उस लायक बन जाओ ना कि अच्छा सोच पाओ, देन देयर इज नो सेटिंग बैक। आप खुद ही अच्छा सोचोगे, अच्छा डिसीजन लोगे, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ोगे। कैसे करना है ये? बस 15 से 20 मिनट का खेल है। गिव योरसेल्फ अ प्रॉपर फूड, गिव योरसेल्फ प्रॉपर वाटर, गिव योरसेल्फ प्रॉपर स्लीप एंड गिव योरसेल्फ प्रॉपर मेंटल ट्रेनिंग। अपने दिमाग को थोड़ी शांति दो, सारी एक्सरसाइजेस करो। आगे मैं आपको टूल्स भी देने वाली हूँ इन सारी चीजों से रिलेटेड, आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है? अपने माइंड को उतना रेडी कर दो जिससे वो अच्छा सोच पाए, उसे समझ आए कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर आप भटक भी जा रहे हो तो आपका ब्रेन आपको खींच के वापस लाए कि भाई एम अभी सीडीएस 2 2023 क्लियर करने का है और कुछ नहीं है, सो प्लीज स्टॉप एंड कम बैक। बस इतना दिमाग को रेडी कर दो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज स्टार्ट एक्चुअली यहीं से होती है। हर इनोवेशन, हर डिस्ट्रैक्शन, हर डिस्कवरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हर अच्छी चीज, हर बुरी चीज यहीं से स्टार्ट होती है। सेकेंड पड़ाव इज ब्रैकेटेड सिलेबस। अब ये ब्रैकेटेड सिलेबस क्या है? सिलेबस क्यों नहीं बोला, ब्रैकेटेड सिलेबस क्यों बोला? भाई देखो, चलो बहुत सारे एग्जाम्स ले लेते हैं हम। आईएएस का एग्जाम, रेलवेज का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, बहुत अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोर्टफोलियो के एग्जाम्स है, राइट? और कोई भी एक सिंगल सा अच्छा सा सिंपल सा टॉपिक ले लो। चलो स्पीकर ऑफ लोकसभा ले लो, चलो ऑल इन ऑल पूरा सिलेबस ले लेते हैं। सब में क्या लिखा होगा? साइंस पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, सारे आपके ज्योग्राफी पॉलिटी वाले सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। हर एग्जाम का सिलेबस यही होता है। अगर आप जीके देखो, हर एग्जाम का सिलेबस सेम होता है। इंग्लिश की बात करो, सब में स्पॉटिंग दी एरर्स पूछे जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। बट सारे एग्जाम अपने आप अलग क्यों होते हैं? बिकॉज उनका सिलेबस का लेवल अलग होता है, ठीक है? तो हमें ब्रैकेटेड सिलेबस पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी में हम माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि सीडीएस के सिलेबस में क्या लिखा है। और नोटिफिकेशन वाले सिलेबस से नहीं जाना है हमें, क्योंकि उसमें बस लिखा होगा कि आपको ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंक्लूडिंग वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। ये हमारा काम है। चलो, इसी वीडियो में आपको बुक्स और रिसोर्सेस भी मैं चैप्टर वाइज देने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन से चैप्टर आप इग्नोर कर सकते हो। तो यस, दिस ब्रैकेटेड सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो, एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ के जा रहे हो, दैट इज नो यूज। आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है,
तो आप उसे और ज्यादा मत बनाओ, राइट? आपको ये नहीं करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के हर टाइप के क्वेश्चन आपको आते हो, न्यू, बस सीरियस लेवल के आते हो, दैट इज मोर देन इनफ। फिर आगे स्विच कर जाओ, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है और बहुत ज्यादा कम टाइम है। चलो सेकेंड थर्ड पड़ाव पे आते हैं। सेकेंड पड़ाव बस ब्रैकेटेड सिलेबस, उससे रिलेटेड चीजें और मैंने आपको जैसे बोला, दीज आर नॉट पॉइंटर्स, अपने आप में कंप्लीट चीजें नहीं है, ये पड़ाव है, एक के बाद आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड पड़ाव पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs जिसे हम बोलते हैं। इतना ज्यादा इसका नाम क्यों फेमस हो रहा है आजकल? एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आपको बताएंगे कि आपका ये ब्रैकेटेड सिलेबस क्या है। जो माउंटेन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीडीएस में किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये टेलीग्राम पकड़ो, मैंने चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस सब्जेक्ट्स के अलग। तो बिफोर यू स्टार्ट एनी सब्जेक्ट जस्ट गो थ्रू इट। गो थ्रू इट का मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्व करते हुए जाओ, ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं है, बट आपने रीड आउट एक बार किया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि किस लैंग्वेज में, मतलब व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज। और एक पैटर्न होता है, यूपीएससी का डेडिकेटेड एग्जाम का एक पैटर्न होता है कि उसी पैटर्न में वो क्वेश्चन पूछता है 5 और 10% चेंज के साथ, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, you'll get it exactly कि अच्छा हाँ ये पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। फिर जब आप पढ़ोगे ना प्रियम्बल वगैरह, तो आपको क्लियर कट पता होगा कि प्रियम्बल से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज PYQs ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, आप उसे चेक कर लेना, है ना। 120 क्वेश्चंस, 7-8 सब्जेक्ट एक साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने फिल्टर करके आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए हैं, आप वहां जाके दे सकते हो। चौथा पड़ाव आ गया है जिसके लिए शायद आप ये वीडियो को देख रहे हो, है ना, बुक्स एंड रिसोर्सेस। लेट मी टेल यू चैप्टर वाइज कि कहाँ से आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है। अगर एज मतलब पेपर को अगर मैं एनालाइज करूँ, आपको ग्राफ बना के भी दिखाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट अगर मैं आपको बताऊं, साइंस से 30 अराउंड क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 30 से थोड़े ज्यादा, कभी कभी 30 से थोड़े कम, मतलब साइंस मेक्स अप अ ह्यूज चंक। तो आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्टार्ट करो, नॉन साइंस वाले बच्चे पागल हो जाएंगे। आई वुड से कि चलो केमिस्ट्री और बायो को अभी शुरू मत करो, स्टार्ट विद फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको रटना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको बस समझना पड़ेगा, और बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप फिजिक्स में समझते हो। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप अगर फिजिक्स से स्टार्ट करते हो, लेट मी टेल यू, चलो 9th क्लास की किताब उठाओ, 9th NCERT साइंस की किताब है ये, उसमें से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। 8, 9, 10, 11 और 12, ये है आपकी 9th की साइंस की NCERT। 8 से लेके 12 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, दैट विल एक्चुअली कम इन योर पेपर। चलो ठीक है, नेक्स्ट उठाओ 10th की NCERT साइंस की और चैप्टर्स नोट करना शुरू हो जाओ। बस यही आपको चैप्टर्स करने हैं, इस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट के बताती हूँ। 10th की किताब उठा ली, 10th में एक्चुअली आपको 9 से लेके 12 सब्जेक्ट्स करने हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। दिस विल मेक अप योर फिजिक्स। एक्चुअली NCERT में कुछ प्रॉब्लम भी है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम। पहले सारा नोट कर लो कौन से सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इफ यू वांट टू रीड द बुक, ठीक है। मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगी, ऑनलाइन, बुक्स के थ्रू, ऑफलाइन, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उससे पढ़ सकते हो। दिस वॉज योर फिजिक्स। चलो फिजिक्स के बाद आप पॉलिटी पढ़ना, ठीक है। एक साइंस एक नॉन साइंस सब्जेक्ट रखोगे तो आप बढ़िया तरीके से। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि प्लीज डोंट डू दिस कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर मॉक टेस्ट दो। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो इज इट यूजफुल और नॉट, इससे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रियलिटी चेक इज सुपर इंपॉर्टेंट, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहती हूँ।
आप फिजिक्स करोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आई बेट आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, तो आपको और पढ़ने का मन करेगा कि यस अब हो रहा है, अब हो रहा है। इस पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे तो देयर इज नो स्टॉपिंग ब्रैकेट फॉर यू। ठीक है, पॉलिटी के बाद अब पॉलिटी, अच्छा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज रेकमेंडेड। मैंने पर्सनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड दैट टू यू, क्योंकि वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लक्ष्मीकांत इज ऑल्सो अ गुड बुक, बहुत लोग इसको रेकमेंड करते हैं, बट लक्ष्मीकांत जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में मत पढ़ना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। रुको, अभी आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि इतना सारा मैं कैसे करूंगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैंने आपको बताया, आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है ना। लक्ष्मीकांत, चलो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ रीडिंग द लक्ष्मीकांत। जो सिलेबस मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे नहीं पढ़ना है, ये आप इस फॉर्मेट में पढ़ोगे। मैंने चैप्टर के साथ लिखा है कि यू नो पार्ट 1 का चैप्टर 3 स्टार्ट करना, फिर पार्ट 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करना। इसी फॉर्मेट में आप पढ़ोगे ना तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज इंडीड अ वेरी बुक बुक। पॉलिटिक्स के बारे में है इंडिया के, तो टाइम तो लगेगा, देयर इज नो एस्केप। और पॉलिटी इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो उसको इग्नोर करना नहीं बनता है। चलो, फिजिक्स डन, पॉलिटी डन, नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट स्टेप। केमिस्ट्री, जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं वो बहुत दिक्कत खा सकते हैं केमिस्ट्री में, बट लेट मी टेल यू, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। इसके मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको 170-30 वाली स्ट्रैटेजी भी बताने वाली हूँ, तो अभी बस आप अपना बेस लाइन सुन लो कि आप कहाँ से क्या पढ़ोगे। केमिस्ट्री की किताब उठाओ, कौन सी उठाओगे? क्लास 9 NCERT साइंस अगेन, टेक द चैप्टर्स चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, दैट्स इट। फिर उठाओ 10th की NCERT और उसके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। एक्चुअली NCERT बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और केमिस्ट्री में मैं बोलूँ ना, हर एक एग्जाम्पल जो NCERT में दिया है ना, उसे बहुत ध्यान से याद करते हुए और समझते हुए चलना, क्योंकि यही NCERT की एग्जाम्पल्स है ना, CDS के क्वेश्चंस बन रहे हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, तो आप चेक करते हुए चल सकते हो। तो केमिस्ट्री की ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको बता रही हूँ ना। अच्छा, केमिस्ट्री में आपको क्लास 11th की भी किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आई वुड नॉट रेकमेंड आप 11th और 12th को पढ़ो, बट केमिस्ट्री में क्लास 11th की 1 से लेके चैप्टर 4, ये जो चैप्टर्स हैं जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये एडवांस लेवल की बताई गई है, जो आपके पेपर में आता है। दैट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, एक बार पढ़ोगे NCERT बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज योर केमिस्ट्री, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11। क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। केमिस्ट्री के बाद आपका आता है जियोग्राफी। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है कि हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं या तो कोई ट्रैवल ब्लॉग पढ़ते हैं, है ना, ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं, ऐसा सब्जेक्ट लगता है जब मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि एनिमेशन इतने बढ़िया बन सकते हैं इसमें, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बन सकता है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी पढ़ने में ही बहुत मजा आता है कि क्यूरियस सब्जेक्ट है, क्यूरियोसिटी उठती रहती है कि यस यूनिवर्स में क्या है, इंडिया में कितने माउंटेन्स है, क्या रेंजेस है, नदियां कहाँ से निकलती हैं, यस। और ये बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। 20 क्वेश्चंस, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। सोर्स अगर मैं आपको बताऊं, मैंने इससे पहले NCERT और GC लियोंग को रेफर किया हुआ था। दैट इज ऑल्सो गुड बुक। जो GC लियोंग पढ़ रहा है, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। बट मेरे नजर में एक और बुक आई है जो बहुत अच्छी है, पॉइंट वाइज उसमें दिया है, ये है ला एक्सेलेंस। दिस इज सम साउथ इंडियन IAS अकेडमी। इनकी जो बुकलेट है ज्योग्राफी की, दोनों वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज गुड, आप इसको रेफर कर सकते हो। बट प्लीज एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीजें अपडेट होनी है करंट अफेयर्स के साथ, जैसे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, उसमें जुपिटर दे रखा होगा बट नाउ इट हैज बीन अपडेटेड, नई
सैटेलाइट्स जो है, नए मून्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं सैटर्न के, तो अब सैटर्न ने बाजी मार ली है। तो ऐसी ही चीजें है ना आपको गूगल आउट करते हुए चलनी पड़ेगी, वरना आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हुए रुक जाओगे और आपका नेगेटिव अटेम्प्ट हो जाएगा। लैक्सलेंस की ज्योग्राफी की बुक इज गुड, आप उसे पढ़ सकते हो, खर्च करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप उसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। ज्योग्राफी आसानी से हो जाएगा, डुएबल सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको। कितना किया अभी तक आपने फिजिक्स किया, आपने पॉलिटी किया, आपने केमिस्ट्री किया और आपने ज्योग्राफी किया। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। वही से कैसे भूल सकते हो, बट एक बैड न्यूज है विद बायोलॉजी। यार बायोलॉजी है ना, आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं इसमें फिल्टर बहुत कम चीजें करूंगी। देखो मैं इसके लिए व्हाट विल आई रिकमेंड टू यू, क्योंकि बायोलॉजी से है ना कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कि चलो विटामिन का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, डिसीजेस वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, कि एजेंट कौन है, किसकी वजह से स्प्रेड होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हार्मोन्स का क्वेश्चन फिक्स हो गया, बट दीज आर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ही है जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी कि ये कर लो, पक्का कट ऑफ तो ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन फॉर श्योर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको अभी साइड में रखो, क्योंकि हमें अपना स्कोर भी बढ़ाना है ना, और अल्टीमेटली हमें जुलाई 2024 या तो अक्टूबर 2024 में एकेडमी पहुंचना है। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके एकेडमी नहीं पहुंच सकते, हमें स्कोर करना पड़ेगा बहुत अच्छा, क्योंकि एक चीज होती है जिसे बोलते हैं मेरिट लिस्ट, हमें उसे भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो बायोलॉजी के लिए व्हाट आई रिकमेंड इज कि 11th की किताब आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी विद लिटिल एक्सेप्शन। आपको क्या इग्नोर करना है, पार्ट 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं आप उन सबको इग्नोर कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी। वो इतना ज्यादा नहीं आप पढ़ोगे, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स इनकी जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन सीरियस नहीं पूछता है। बाकी सारे, अच्छा फर्स्ट चैप्टर भी आप इग्नोर कर सकते हो, लिविंग वर्ल्ड, बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं जो आप पढ़ोगे और वो पेपर में आएगा। फर्स्ट चैप्टर इग्नोर कर दो, और पार्ट 4 के जितने भी 3-4 चैप्टर्स हैं वो सब आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं एक बार तो रीडिंग बनती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और हमारे जितनी भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ छोटे से छोटा क्वेश्चन आपको पूछने में आ सकता है, तो यू डोंट हैव टू इग्नोर दैट, राइट। ओके, अब आते हैं 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10, दैट्स इट। 11th में जितनी मेहनत करी ना 12th में इतनी करने की जरूरत नहीं है। बस ये 5, 6, 8 और 10 ये चैप्टर्स को रीड आउट कर लोगे तो दैट इज इनफ। ये आपके बायोलॉजी के लगभग मोर देन 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। तो दिस वाज बायोलॉजी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा उठाएंगे हम, इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में आपको मैं पर्सनली कुछ भी रेकमेंड नहीं करना चाहूंगी, कोई भी बुक रेकमेंड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बन रहा है। पहले 5 से 6 क्वेश्चंस ही आते थे, बट अब मोर देन 10 क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं इकोनॉमिक्स के, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स फॉर श्योर। स्कीम के बारे में पूछ लिया, कोई पोर्टल के बारे में पूछ लिया, कोई मिनिस्ट्री में कोई अपडेट आया है तो उस बारे में पूछा जाता है। मैं आपको कोई भी ऐसी बुक इसमें रेकमेंड नहीं करूंगी, आप उसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं ना इकोनॉमिक्स के, एक तो बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स समझ आती है और उनका एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में, है ना। जिनका है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जिनका नहीं है उनको इकोनॉमिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्हाट वुड आई रिकमेंड इज कि जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, अभी मैं आगे बताने वाली हूँ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी क्या है, तो उन्हीं टॉपिक्स को आप कहीं से भी गूगल आउट कर सकते हो, राइट। अभी सारे सोर्सेस बता रही हूँ, धीरे धीरे रिवील कर रही हूँ, अचानक मैं वापस बोल रही हूँ कि ये पड़ाव है, पॉइंटर्स नहीं है, आपस में कनेक्टेड चीजें हैं, अपने में कोई पूरी चीज नहीं है। तो आगे पड़ाव में चलते हैं। इकोनॉमिक्स के बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में खासकर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के बारे में तो सब पता ही होना चाहिए ना, कि हमारे आर्मी के पास कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे नेवी के पास कौन सी सबमरीन्स हैं, हमारे पास कौन से फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर, हमारी क्या रैंक्स हैं, कौन सी ऑनररी रैंक्स हैं, क्या ऑनररी रैंक्स पे किन लोगों को रखा गया है, किन किन को ऑनररी रैंक्स मिल चुके हैं, हमारी
ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होने वाली है, हमारे डिफेंस स्कूल्स, डिफेंस इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं, ये सब है डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो पक्का 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 आपके पेपर में आने वाली है। कहाँ से पढ़ोगे? मैं अपनी ही एक यूट्यूब वीडियो रेकमेंड करती हूँ, उसमें लगभग सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि इंडियन आर्मी ने कौन से ऑपरेशन कर रखे हैं, हमने कौन कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किए हैं टू हेल्प आवर नेबर्स, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगी, तो उसे आप ज़रूर देख लेना। ये डिफेंस रिलेटेड स्टैटिक जीके बोला जाता है। करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली पूछी जाती हैं, स्टैटिक जीके इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिटन में तो पूछा ही जाएगा, एसएसबी में डबल पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिफेंस नॉलेज तो होनी ही चाहिए ना, ऑफिसर बनना चाहते हो भाई आर्मी में आप, उसकी इंफॉर्मेशन तो होनी ही पड़ेगी, राइट। एंड फाइनल हमारा आता है कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डोंट वरी यार, हम है ना, हम पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स, तो आपको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत नहीं है फॉर करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर आई विल नॉट रिकमेंड एज ऑफ नाउ, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया है, और करंट अफेयर्स उससे फेच करना बहुत डाइल्यूटेड करंट अफेयर्स होते हैं उसमें, तो आई विल नॉट रिकमेंड न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें आपके आराम से 2 घंटे लगेंगे। जो आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ सकता है। करंट अफेयर्स वाला पार्ट आई विल डू दैट फॉर यू, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी ताकि आपके लिए रिविजन करना और उसे रीड आउट करना आसान हो जाएगा। सो लीव दैट पार्ट। तो हमने ऑल इन ऑल सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया कि हम कहाँ से पढ़ेंगे। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार मैंने तो इतनी सारी बुक्स बता दी, इतने सारे चैप्टर्स बता दिए, हम कैसे रीड आउट करेंगे, और एक बार रीड आउट करने पे याद भी तो नहीं रहता, उसका क्या सोल्यूशन है। उससे पहले लेट मी एक्नॉलेज योर फियर कि इट्स टोटली नॉर्मल, आपके साथ ही नहीं ये मेरे साथ भी हो रखा है कि पढ़ रहे हैं, साथ साथ में भूल भी रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, वापस पढ़ना शुरू कर रहे हैं, याद नहीं रह रहा, कहीं पे बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने वाली चीज़ है, लॉजिक लग नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे एक साथ सब्जेक्ट क्लब हो जा रहे हैं कि एक आपने क्लैरिफाई किया है, जैसे पॉलिटी क्लियर कर लिया, फिर जैसे ही न्यू सब्जेक्ट में एंटर हो रहे हो तो पिछला सब्जेक्ट भूल रहे हो। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, होने वाला है, और वो भी आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करने जाओगे तो और भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये सारी एक्चुअली चीज़ें हैं ना। चलो मैं इससे पहले आपके नेक्स्ट पड़ाव पे आती हूँ, दैट इज़ योर रिविजन वाला पड़ाव। रिविजन कैसे होगा? ये सारी बुक्स को वापस पढ़ना इज नॉट योर रिविजन। जैसे ये सारी एनसीईआरटीज मैंने आपको रेकमेंड करी, उसको दूसरी बार पढ़ना इज नॉट रिविजन। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे रिविजन नहीं कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा उसे वापस से पढ़ रहे हो। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट योर रिविजन। एक इफेक्टिव रिविजन किसे कहते हैं पता है? कि आप जब फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हो, अब जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, उसे सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आ रहा है वो सब आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना सुपर इंपॉर्टेंट है, बिना नोट्स बनाए यार नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। आप एक बार नोट बनाओगे ना, एक बार का काम है, आपको हमेशा के लिए शांति हो जाएगी, हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। आपने जो भी एनसीईआरटीज पढ़ी उसे सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने नोट्स बनाओ, और उन नोट्स को पढ़ने को ही रिविजन बोला जाता है। क्योंकि क्या आपको लगता है कि आपने 11th की पूरी बायो की एनसीईआरटी पढ़ ली, अब दूसरी बार भी उसे पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो क्या आपके पास सच में इतना टाइम है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जीएस की स्ट्रैटेजी यहाँ पे, लेकिन आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है ना। और जीएस में आपको सबसे कम मार्क्स आने वाले हैं, ये भी एक फैक्ट है। आपको इंग्लिश और मैथ से ही अपना स्कोर बैलेंस करना है, अपना स्कोर बढ़ाना है ना। जीएस इज द रास्ते का कांटा जिसको मैं हटा रही हूँ, बट ऑनेस्टली समझो थोड़ा ध्यान से कि दूसरी बार इन किताब को पढ़ना इज नॉट रिविजन। आप जो अपनी नोट्स को दोबारा पढ़ते हो, अपनी नोट्स को पढ़ना इज सुपर सुपर इजी। एक तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, समझ के लिखा है। जब आप कुछ लिखते हो ना, जैसे अगर मैं बैठ के कुछ भी पढ़ रही हूँ, दैट इज वेरी सिंपल, और मुझे पता भी नहीं लगता उसमें कि मुझे चीजें समझ आ भी रही हैं या नहीं, बट व्हेन आई राइट समथिंग, एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि ओ मुझे तो ये बात समझ नहीं आई थी, है ना। इसमें
और क्लैरिटी की ज़रूरत है। जब लिखोगे तब पता चलेगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन था वो आपको समझ नहीं आया, वहाँ पे 6CO2 क्यों लिखा है, ये आप लिखोगे तभी आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और तब आप ध्यान से पढ़ोगे, तब जाके आपके डाउट अराइज होंगे। वरना सारे के सारे डाउट्स है ना एग्जाम टाइम पे रियलाइज होने वाले हैं कि यार ये क्यों था, ऐसा क्यों हुआ। जो क्वेश्चन आपको रिवीजन के टाइम पे आने चाहिए वो प्लीज एग्जाम के टाइम पे अराइज नहीं होने चाहिए, वरना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम से वापस आना पड़ेगा, फिर वापस से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और वो लूप वापस शुरू हो जाएगा कि आप बस तैयारी नहीं फंसे हो और उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ नई तैयारी नहीं कर पा रहे हो कि चाइना को कैसे बीट करना है, पाकिस्तान को कैसे धूल चटानी है। ये सारी स्ट्रैटेजीज में आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, आप बस सीरियस कैसे क्लियर करना है उसी में रह जाओगे। तो रिवीजन नोट्स इज सुपर इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ रहे हो आपको ऐसा अभी लग रहा है कि आपको आता है, बट धीरे धीरे 1 हफ्ता डाउन द लाइन, 1 महीना डाउन द लाइन, फाइनल एग्जाम लेवल पे आओगे, सारे सब्जेक्ट मिक्सअप हो जाएंगे, आप बहुत बुरी तरीके के क्रैश कर जाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा कि पूरा गो थ्रू करो। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज मेक नोट्स। चाहे जहां से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कोई कोर्स से पढ़ रहे हो, तो प्लीज 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 डू मेक नोट्स एंड उसी से होता है इफेक्टिव रिविजन। अच्छा, आपको ये भी डाउट हो रहा होगा कि भाई मेरे पास भी तो नोट्स होंगे, मैंने भी तो नोट्स बनाए होंगे, व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग इट। आई एम शेयरिंग इट। जो मैंने अपनी पढ़ाई में नोट्स बनाए थे ना, ट्रस्ट मी, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग व्हेन आई वाज इन 2nd ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। बहुत सारी किताबें पढ़ी, जी.सी. लियोंग, NCERT, बिपिन चंद्रा। येस, आई हैव नॉट रिकमेंडेड यू हिस्ट्री की कोई भी बुक, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आता है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द बेस लाइन। बाकी आपको हिस्ट्री में अपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने। पाथफाइंडर भी पढ़ सकते हो अगर बेस लाइन क्लियर करनी है हिस्ट्री की। जस्ट रिमेंबर द क्रोनोलॉजी, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई है, ठीक है। अगर 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चन, दैट इज मोर देन एनफ। क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और फिर भी उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड इज, बट यस, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है, तो उसमें इतना स्मार्ट वर्क करो, इतना ज्यादा अंदर मत घुसो, राइट। तो हिस्ट्री के लिए आई वुड जस्ट रेकमेंड पाथफाइंडर अगर आपको कोई बुक पढ़नी है। बट यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय नोट्स। देखो, मैंने अपने नोट्स बनाए थे, बहुत सारे नोट्स बनाए, उन्हें काटे भी, फिर नई बुक्स पढ़ी, फिर नए नोट्स बनाए। तो इट वाज वेरी लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें बीच में आई, तो मैंने बहुत अच्छे खासे नोट्स बना रखे हैं। बट प्रॉब्लम विद दैट नोट्स कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा काटा भी हुआ है बीच में, और मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जो सिर्फ मुझे समझ में आएगी। माई हैंड राइटिंग इज नॉट वेरी डिसाइफरेबल, अगेन दिस वर्ड आई डोंट नो, बट येस, आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने उसे, नाउ आई एम इन एजुकेशन लाइन ओनली, मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, तो मैंने उन नोट्स को है ना अपने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट कर दिया है एंड नाउ आई एम टीचिंग लाइव फॉर दैट, ठीक है। जो चीज़ें मैंने पढ़ी, मैंने बहुत, जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, पॉलिटी का, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लक्ष्मीकांत से शायद सॉल्व नहीं हो पाते, या तो हो भी जाएंगे बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। तो मैंने अपने बहुत प्रिसाइज नोट्स बना के रखे हैं। अगर आप साइंस की बात करो तो मैंने सिर्फ NCERT नहीं, उससे एडवांस लेवल की बुक्स भी पढ़ रखी हैं, यू नो, जिस्ट ऑफ NCERT या उससे भी यू नो एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ रखी है। टॉकिंग अबाउट दिस ज्योग्राफी, तो मैंने जी.सी. लियोंग, NCERT, ला एक्सेलेंस और भी बहुत सारी IAS अकेडमीज की बुकलेट गो थ्रू करा है। उससे मैंने एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं जो कि सिर्फ CDS के लिए यूजफुल है। तो आई एम टीचिंग लाइव ऑन डिफेंस माइनर 2.0 ऐप, उन्हीं के थ्रू। एंड एज यू ऑल नो कि क्वेश्चंस किस तरीके से फंस रहे हैं। लास्ट एग्जाम जो था CDS 1 2023 का, आई वॉज सरप्राइज्ड कि वाओ इतने सारे क्वेश्चंस आ गए। अच्छा, अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, देखो डिफेंस मेनिया का एक ही हमेशा मोटो रहा है कि इसे पॉकेट फ्रेंडली बनाने का, बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि हमारे लिए पैसे मैनेज करना मुश्किल होता है। आई नो दैट, है ना, चाहे हम कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करें, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, बट नाउ वी आर 18+ एंड नॉट अर्निंग, तो थोड़ा बर्डन आता है। आई नो दिस फैक्ट। सो उसके लिए ना यार प्लीज़, लेकिन इसका मिसयूज़ मत करना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो इसका मिसयूज़ मत करना। मैंने एक कूपन कोड रिलीज़ किया है, दैट इज़ HELP40,
ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो सच में है ना अपनी पेरेंट्स की हेल्प से भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोर्सेज को। इट इज जस्ट 2500 टिल यू मेक योर CDS 2 2023 एग्जाम। आई एम टीचिंग लाइव पूरे हफ्ते इसमें इंग्लिश एंड GK का पूरा ये कोर्स है। बट बहुत बच्चों की मुझे ये रिक्वेस्ट आई है कि उनकी ये भी कंडीशन नहीं है कि इतना वो 3 to 4 months के लिए पे करें, तो उनके लिए मैंने हेल्प 40 कूपन कोड लॉन्च किया है। प्लीज़ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस कूपन कोड को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर्स में है और मैं उन्हीं को एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो डिजर्व करते हैं। डायरेक्ट 40% ऑफ वाला ये कूपन कोड है, जो एक्चुअली यार नहीं कर पा रहे हैं ना वही यूज़ करना। प्लीज़ ऐसा मत करना कि मुझे कूपन कोड मिल गया तो मैं यूज़ कर लूँ। अगर आप अफोर्ड भी कर पा रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ये मेरी एक पर्सनल मैं अपने साइड से जितना कर पाऊंगी उतनी हेल्प मैं कर रही हूँ। बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे थे, ये कोर्स लाइव शुरू हो चुका है ऑलरेडी, आप इसे ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के फिर भी मैसेज आ रहे थे कि आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दिस, मैं बहुत मुश्किल से अपनी कॉलेज की फीस भर रहा हूँ या भर रही हूँ, तो उनसे भी लेटर आ चुका है। तो ऐसे बच्चों की हेल्प के लिए हेल्प 40 कूपन कोड है, तो प्लीज डोंट मिसयूज दिस, राइट। दिस इज टीम ब्लैक CDS 2 2023 का लाइव, हम जहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ा रही हूँ, दैट इज आपकी पूरी पढ़ाई, ठीक है। तो आप उसे चेकआउट कर लेना अगर आपको ऐसा लगता है। अब मैंने आपको सारी बुक्स रेकमेंड कर दी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट इन केस आपको ऐसा लगता है कि पढ़ना इज बोरिंग, पढ़ के नोट्स बनाना इज बोरिंग, और पढ़ के याद रखना और अकेले अकेले पढ़ना इस मुश्किल, तो दिस इज द सोल्यूशन। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ आप तैयारी कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो, उनका स्टेटस ले सकते हो, एक कम्युनिटी बनी रह सकती है। आपके जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से दिस इज सुपर हेल्पफुल, ट्राई कर सकते हो आप। और हेल्प 40 इज फॉर देम, चाहे आपको कोर्स ना भी लेना हो ना, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स को लेना हो और वो ना ले पा रहे हो, उनको ये हेल्प 40 कूपन कोड पहुंचा देना, ठीक है। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू देम। इतना मैं, और प्लीज आप मिसयूज मत करना, डोंट यूज इट इफ यू डोंट वांटेड, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ इस कूपन कोड को यूज़ मत करना, बहुत लिमिटेड है तो मैं और प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, दैट इज टूल्स एंड टेक्निक्स। मुझे इसमें आपको है ना कुछ टूल्स देने हैं जो डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, बट इनडायरेक्टली यही चीज़ आपका बेस बनाती है कि आप एग्जाम क्लैरिफाई करोगे या नहीं, राइट, ठीक है। ये टूल्स टेक्निक्स मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि यार जस्ट फोकस ऑन 2 थिंग्स, फर्स्ट इज योर टाइम की अकाउंटेबिलिटी एंड दूसरी इज इमोशंस का मैनेजमेंट। अगर ये 2 चीज आपसे हो गई ना, फिर तो भाई सब बढ़िया है। फिर ये जो नोट्स बनाना है, बुक्स पढ़नी है, ये सब हो जाएगा। अगर ये 2 चीज मैनेज हो रही है तो सब कुछ आसान है। हाउ, देखो ये टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो ऐप का लिंक है। उस ऐप पे आप जाओगे ना, एक फ्री नोट्स का सेक्शन आपको मिलेगा। फ्री नोट्स में आपको ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगे, उसे आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकल डाल देना, और ये आपको हेल्प करेगा, फटकारेगा कि भाई चलो लाइन पे आओ, है ना। देखो फर्स्ट चीज मैंने आपको क्या दे रखी है, टाइम से रिलेटेड मैंने आपको 2 शीट दी है। सबसे पहले तो प्लानिंग शीट दी है, दूसरा एग्जीक्यूशन शीट दी है मैंने। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लानिंग शीट क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेरी प्लानिंग शीट है टाइम की। हर 1 घंटे का हिसाब लिखा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। टाइम वेस्ट भी करना है, जस्ट राइट इट डाउन कि इसमें मुझे मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगा, मैं रील्स देखूंगा, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करूंगा, हर चीज हर घंटे का रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपके पास कितना सारा टाइम बचा हुआ है जो जस्ट वेस्ट हो रहा है। ये है हमारी प्लानिंग शीट कि आप पहले प्लान करके लिख रहे हो, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे टाइम वेस्ट करना है, इतने बजे जो भी आप चाहे वो करना है। दिस इज योर प्लानिंग की शीट। सेकेंड शीट मैं आपको दूंगी इसकी लेजिस्लेटिव शीट, आपको एग्जैक्टली जहां पे एग्जीक्यूट करना है ना। जैसे रोज का पता चल गया 6 से 7 बजे क्या करना है, 7 से 8 क्या करना है, पता चल गया ना। बट अब वो किया या नहीं किया वहां पे टिक मार्क लगाना है ना। ग्रीन कलर कर देना है या तो रेड कलर कर देना है। अगर मैंने लिखा है रनिंग और रनिंग आज मैंने नहीं की तो आई हैव टू पुट अ रेड मार्क। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि उसे बस ग्रीन करने के लिए आप थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे,
अगर आपने लिखा है कि टुडे यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अगर ब्लैंक है उसे ग्रीन या तो रेड करना है, तो साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे कि ओनली फॉर द सेक ऑफ टिकिंग इट ग्रीन और जस्ट टिक इट राइट आप थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लोगे एंड दैट इज द हैक। आपको खुद शर्म आएगी, आपका रिकॉर्ड आपके आंखों के सामने होगा, दीवार के सामने होगा कि आज कितना परसेंटेज आपने गोल को कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया। ये रोजिंदा शर्मिंदगी की बात है। तो ये 2 शीट्स को आप प्रिंट आउट करा लोगे एंड दैट्स इट। और तीसरी भी एक पोमोडोरो टेक्निक है, वो आपको ऐप के फ्री नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगी, तो इसे रख लेना, ठीक है। ये प्लानिंग शीट, एग्जीक्यूशन शीट जिसे मैं कंसिस्टेंसी शीट भी कहती हूँ, प्लीज इन्हें गो थ्रू कर लेना। और तीसरी है पोमोडोरो टेक्निक जो आपको वहीं पे मिल जाएगी, उसके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसका मैंने बहुत अच्छे से पीडीएफ बना रखा है, तो आई डोंट हैव टू स्पीक मच अबाउट इट, आप वहां जाके रीड आउट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट वॉज योर इमोशन मैनेजमेंट। एक इमोशन है ना, एआई की तरह काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अभी ट्रेंड कर रहे हैं ना, एआई 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 बहुत खतरनाक हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत हेल्पफुल है, आप इससे लाखों कमा सकते हो। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। सो इमोशन इज जस्ट लाइक एआई। अगर ये आपके ऊपर चढ़ गया ना, इफ इमोशन इज सर पे चढ़ रहा है तो आपके लिए एक बहुत डिजास्टर्स चीज हो सकती है। रोबोट मूवी देखी है ऐश्वर्या राय की? यस, उस मूवी की तरह हो सकता है इफ इमोशन गेट ओवर यू, बट इफ दैट इमोशन इज अंडर योर कंट्रोल, आप उसे मैनिपुलेट कर पा रहे हो, है ना। जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, यू आर जस्ट इमेजिनिंग व्हाट विल हैपन if I don't clear my exam, what will happen if my friend, my brother, my sister is clearing it and I'm again in the same loop कि CDS की तैयारी कैसे करनी है। अगेन योर फ्रेंड इज प्लानिंग कि चाइना को कैसे कॉम्बैट करना है, यूएस से कैसे हेल्प लेनी है, एंड यू आर स्टिल प्लानिंग कि कौन सी बुक पढ़नी है। अब फिर वीडियो देख रहे हो कि कैसे एग्जाम को 10 दिन में क्लियर करे, 1 महीने में क्लियर करे, टॉप स्ट्रैटेजीज की कैसे करते। अब इसी में रहना चाहते हो, नहीं ना। ये हुआ इमोशंस को मैनिपुलेट करना फॉर आवर बेटरमेंट। समझ आ रही है बात? इमोशंस को मैनिपुलेट करना अकॉर्डिंग टू यू टू मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव। जस्ट इमेजिन दीज सिचुएशंस और वापस से आप पढ़ने बैठ जाओगे। और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में आप कैसे यूज कर सकते हो अपने इमोशंस को, कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि यार ये कितना प्यारा सब्जेक्ट है, मैं उसको लोड की तरह लूंगी तो वो मुझे समझ नहीं आने वाला कभी भी। जस्ट शो एफेक्शन, शो सिंपैथी, शो अ लॉट ऑफ लव टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसे नफरत करके नहीं होने वाला। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, वही आपको बोर्ड की तरह काम आने वाला है, जो आपको यूनिफॉर्म पहुंचाएगा। सो प्लीज डोंट हेट इट, यू कैन नॉट हेट एंड एक्सपेक्ट हेल्प इन रिटर्न। तो प्लीज अच्छी चीजें उसमें देखो, कि जैसे मैंने ज्योग्राफी को कितना अच्छा डिस्क्राइब किया, कितना अच्छा मजेदार सब्जेक्ट है, क्यूरियस सब्जेक्ट है, आपकी बहुत सारी क्यूरियोसिटी आंसर कर सकता है और भी क्यूरियस बना सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सेम फिजिक्स पढ़ोगे तो यूल गेट अ लॉट ऑफ आंसर, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उसे रिलेट, मतलब मैं इसी तरह पढ़ाती हूँ, है ना। जितने भी कोर्स के बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे कि मैं इसी तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। जब पॉलिटी पढ़ाती हूँ मेरा यही रहता है कि हाँ देखो अभी राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके पीछे ये पॉलिटी में बीच में आ रहा है, अभी इलेक्शंस आने वाले 2024 में, तो ये चीजें गो थ्रू हो रही हैं। तो यस, इस तरीके से लव दी सब्जेक्ट, गिव अ लॉट ऑफ लव टू इट, क्योंकि आपको कुछ महीने देने पड़ेंगे इसे, ताकि ये हमें उस पार पहुंचाए और फाइनली हम कुछ और पढ़ पाए, ठीक है। जिसे हम हेट करते हैं उसे छुटकारा पाने के लिए वी हैव टू लव देम फर्स्ट। सो दिस इज द वे टू मैनिपुलेट योर इमोशंस, डोंट गेट फ्लो इन द इमोशंस। आप डिस्ट्रैक्ट होने का, आपके इमोशंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप हो जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग एट ऑल, जस्ट पड़े पड़े बस गप्पे मार रहे हो। ये हुआ इमोशंस का आप पे हावी होना। प्लीज डोंट डू इट। इमोशंस को काम पे लगाओ एंड गेट योर सेल्फ प्रोडक्टिव। अब 7वां पड़ाव आता है मेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एग्जैक्ट चीजें सारी कपल करके बताती हूँ, उसके बाद हमारा बोनस बचता है जिसमें आपको मुझे एग्जैक्ट टॉपिक्स बताने। देखो 7th पड़ाव है सुपर ब्यूटीफुल, उसमें मुझे आपको क्लियर कट अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बतानी है, जिससे मैंने 4 बार बैक टू बैक सीरियस एग्जाम क्लियर किया एंड देन दी बोनस, राइट। मेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी मैं बताऊँ ना,
मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के पेपर्स को पहले उठा के बस देखा था टू नो द एग्जाम कि मेरे बस की बात है या नहीं। ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था इट वॉज नॉट माई बस की बात, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मुझसे। बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी वो पता है क्या थी, पेपर धीरे 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 चेंज हो रहा है। पहले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी 35 क्वेश्चन साइंस में आ रहे हैं, कभी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इस चेंज को कैसे बीट किया जाए, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अपना बेसलाइन प्रिपेयर कर लो। हर एक सब्जेक्ट का बेसलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा। हर सब्जेक्ट, चाहे मुझे इकोनॉमिक्स समझ आ रही है, चाहे हिस्ट्री समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी है, जस्ट प्रिपेयर द बेसलाइन। क्यों? क्योंकि अगर पेपर अचानक से चेंज हो जाता है तो मेरी वाट ना लग जाए। ठीक है, तो मैंने बेसलाइन सेलेक्ट किया। अब रिवीजन के लिए, मतलब रिवीजन ऑब्वियसली पूरे बेसलाइन का करना पड़ता है, बट मैंने प्रायोरिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कुछ सब्जेक्ट को मैंने मोर देन 90% पढ़ा। ये 100% पढ़ना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इतना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, वरना आप आईएएस बन जाओगे। एक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो मोर देन 90% वाली कैटेगरी, जिसमें मैंने पॉलिटी को और साइंस को रखा था। पॉलिटी एंड साइंस, मतलब इसके क्वेश्चन आते हैं तो मुझे मोर देन 90% मैं सॉल्व कर पाऊँ, उस तरीके से मैंने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, इन सब्जेक्ट को रिवाइज किया। फिर आता है 70% वाली कैटेगरी, 70% वाला ब्रैकेट। उसमें मैंने ज्योग्राफी को रखा, बायोलॉजी को रखा, केमिस्ट्री को रखा। ठीक है, तो ये 70% हो गए कि इसमें मुझे 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और लास्ट मेरा हो गया ओनली इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट। मुझे सब नहीं पढ़ना, मुझे हिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना। बेसलाइन तैयार है, अगर पेपर अचानक से चेंज हो गया तो मैं बिल्कुल डूब ना जाऊं, मैं कुछ तो अटेम्प्ट कर पाऊं, है ना। तो ओनली इंपॉर्टेंट में पहले बेसलाइन पढ़ने के बाद ओनली इंपॉर्टेंट मैंने हिस्ट्री के गो थ्रू करे, मैंने डिफेंस का ओनली इंपॉर्टेंट देखा, करंट अफेयर्स का ओनली इंपॉर्टेंट देखा। तो यस, दिस इज द वे। इकोनॉमिक्स का मैंने, हिस्ट्री का सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन देखा। तो मैंने सब्जेक्ट्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और अब मुझे अफसोस नहीं होता कि 120 क्वेश्चंस में व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। इट इज कंप्लीटली ओके, वो 3rd कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, ज्योग्राफी में मुझे 70% पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है मुझे। बेसलाइन प्रिपेयर्ड है। अब मेरी ये स्ट्रैटेजी उल्टी भी पड़ गई। कभी समझ लो कि इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आ गए, और जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी साइंस, इससे अगर कम हो गए तो भी आई एम एट सेफ साइड। क्यों? क्योंकि मैंने बेसलाइन पढ़ा हुआ है, दैट इज क्लियर इन माई हेड। तो भाई पेपर अगर उथल पुथल हो गया ना तो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ बहुत आती है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, अगर पेपर बदला ना तो शक्ल बदल जाएगी तुम्हारी। तो प्लीज डोंट डू दैट, प्रिपेयर द बेसलाइन एंड मेक द प्रायोरिटी मोर देन 90%, 70% एंड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला। नाउ ये मेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी थी। और रिविजन आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही की था मेरी सक्सेस का। वो कहते हैं ना, एक दिन जीतने के लिए हर एक दिन जीतना पड़ता है, और हर एक दिन जीतने के लिए एक दिन स्टार्ट करना पड़ता है। और वो एक दिन आज होना, कल भी नहीं, आज होना, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। एक दिन जीतने के लिए हर एक दिन जीतना पड़ता है, हर एक दिन जीतने के लिए एक दिन स्टार्ट करना पड़ता है, और एक दिन आज का दिन हो तो क्या बात हो, right? Oh wow, I am good at this also. Okay, now we come to the final bonus part. Final bonus part. मुझे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताने हैं। चलो लिखना स्टार्ट हो जाओ। ये टॉपिक्स आपके फॉर श्योर आने वाले हैं, इनको जरूर कर लेना, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो लिखना शुरू करो। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, ये सारे क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं, हर पेपर में देखे जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके सामने आपको दिख रहे हैं। इमेज कैसी फॉर्म होती है, कहाँ फॉर्म होती है, रियल है, वर्चुअल है, ये सारे मिरर्स, ये लेंसेज कहाँ यूज होते हैं, है ना, किस स्पेक्स में, किस पर्पस के लिए, दूर देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, पास देखने के लिए कौन सा यूज होता है, मेकअप के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, मिरर यूज होता है। ये सारे क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं यार। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये बहुत स्ट्रेट फंडा है, इसे ध्यान में रख लो। यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन पक्का ये आने। दूसरा, सारे फिनोमेना ऑफ लाइट को बहुत ध्यान से रीड आउट कर लो, गटक जाओगे।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, रिफ्लेक्शन से क्या क्या होता है, रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है। एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया है ना उसमें मैंने सारे ही फिनोमेना बता दिए हैं जो सीरियस पूछ सकता है ना, कि रिफ्लेक्शन से क्या क्या इवेंट्स हो सकती हैं जो आपके पेपर में आएगा, है ना, मिराज क्यों फॉर्म होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो वो सारे फिनोमेना मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं जो सीरियस हर बार पूछता है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। डिफेंस मेना 2.0 ऐप पे, ठीक है। फिनोमेना ऑफ लाइट पढ़ लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, या तो resistance is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the area of cross section। बस इतना सा फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है कि लेंथ बढ़ा दी, क्रॉस सेक्शन घटा दिया, बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आया। या तो आपको डायग्राम बना के दे देंगे कि चलो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, करंट कितना पास होगा इस सर्किट में से, ये टाइप के क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन लिख के रख लो, एक तो आने ही वाला है ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला एंड जस्ट यू हैव स्कोर्ड 1 करेक्ट आंसर, कंग्रेचुलेशंस। फिर दूसरा फॉर्मूला, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ये तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बन गई। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, उससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं, तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, एक इतना दूर चला गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा। एक क्वेश्चन ये पक्का पूछने में आता है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, बहुत सिंपल चीज। फिजिक्स से एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बताऊं तो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आप एमीटर में क्या मेजर करते हो, करंट को कैसे मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये मेरे नोट्स में पूरे मैंने अच्छे से मेंशन किए हैं, बट इन केस यू आर नॉट हैविंग दैट नोट्स और आप नहीं भी लेना चाहते हो आफ्टर टेकिंग हेल्प 40 कूपन कोड ऑल्सो, तो इट्स ओके, मैं आपको ये डायरेक्टली बता रही हूँ, ये भी पढ़ सकते हो, कट ऑफ आराम से निकल जाएगा आपका। ओके, इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा बहुत पूछा जाता है कि अगर ऊपर से कुछ गिर रहा है तो क्या कंजर्व होगा, है ना, पत्थर गिर रहा है, खुद गिर रहे हो, तो क्या कंजर्व हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछने में आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है लिफ्ट का क्वेश्चन, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो आपके वेट में क्या फर्क होगा, एक क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि उस लिफ्ट के अंदर आपने पेंडुलम को रख दिया। अब ये फिजिक्स के, अब मैं पूरा फिजिक्स यहाँ पढ़ाने लग जाऊंगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, सारे फॉर्मूला बताने लग गई तो, बट यस पेंडुलम का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वेट इज इक्वल्स टू mg वाला फॉर्मूला नहीं रहा गया, बता ही दिया एक और फिजिक्स का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। तो यही देखो, आप सिर्फ रट के कुछ नहीं होगा, इसके एप्लीकेशन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे दे दिए हैं, राइट, इस तरीके से होगा, राइट। पीवाईक्यू को देखो, फॉर्मूला को देखो एंड रिलेट करोगे। अच्छा, W इज इक्वल्स टू mg का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। पहली बार पेपर में सोचना मुश्किल होगा, सोच के जाओगे कि ऐसे क्वेश्चन को आंसर करोगे तो दैट विल बी प्रेटी इजी फॉर यू। नेक्स्ट, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, अगेन बेस्ड ऑन सम फॉर्मूलाज, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो। कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से होंगे, कुछ साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार पॉज करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो सीरियस के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आने ही वाला है वो लेक्स है। लेक्स बाय सीक्रेट क्रैश सीरियस का या व्हाटसोएवर आई डोंट नो, बट लेक का या तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखा जाता है, या तो करंट अफेयर्स का, या तो स्टैटिक जीके का। लेक का फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, इंडिया की लेक्स का ज्यादा आता है, वर्ल्ड की लेक का थोड़ा कम पूछा जाता है, अगर करंट अफेयर्स में हो तभी पूछा जाता है, वरना इंडिया की लेक्स के बारे में फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, जिसको 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 आपको नोट करके ही रखना है, ठीक है। लेक्स पढ़ लिया, उसके बाद पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज है जो पक्का आने वाली, यू ऑल्सो नो दिस, उसके अलावा सारे पोर्टफोलियोज के आर्टिकल नंबर, उनका इलेक्शन कैसे होता है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नथिंग बट वाइस प्रेसिडेंट। आई ऑल्सो नो दैट। आप भी होशियार हो गए ना पॉलिटी मुझसे पढ़ के इतना ज्यादा। तो यस, पॉलिटी में ये चीजें, शेड्यूल्ड एरियाज वाली चीज पढ़ लो, इमरजेंसीज को पढ़ लो एंड अमेंडमेंट्स को पढ़ लो, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली जो मेरी पॉलिटी की नोट्स है उसे रेफर कर लेना, पॉलिटी सच में बहुत बड़ी चीज है, लक्ष्मीकांत सच में बहुत बड़ी चीज है, और लॉयर की भाषा में लिखा है यार, सिंपल भाषा, एनसीईआरटी वाली भाषा भी नहीं है। अच्छा, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि
प्रॉब्लम विद एनसीईआरटी इज इट इज वे टू सिंपल यार, इतना सिंपल है, वो बनाया क्यों गया था एनसीईआरटी, ये सोचो। हमारे लिए नहीं बनाया जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मतलब सीडीएस की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए एनसीईआरटी नहीं बनी। एनसीईआरटी बनी है टीनेजर्स के लिए। जब हम स्कूल में थे, सेकेंडरी क्लासेस में थे, तब हम वो एनसीईआरटीज पढ़ते थे और आज वापस पढ़ रहे हैं। इसलिए इट इज वे टू सिंपल। इतनी सिंपल लैंग्वेज में यूपीएससी कभी सवाल नहीं पूछेगा और यहीं पे हम स्टक होते हैं कि पढ़ाई तो हमने करी थी भाई नैनो लेवल की और पूछ लिया गया हमें मर्सिडीज लेवल का क्वेश्चन, वहीं पे हम जाके स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज गुड टू स्टार्ट विद, बट एनसीईआरटी इज ऑब्वियसली नॉट द only thing you have to go for when you are preparing for any exam conducted by UPSC. So please take this thing very very seriously. NCERT is the baseline to refresh things, refresh concept of yours, but उसके अलावा आपको एडवांस लेवल की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर वो नहीं पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा। W = mg वाला फॉर्मूला जो फिजिक्स की एनसीईआरटी में दिया है, उसे पीवाईक्यू से रिलेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ट्रेन आपस में टकरा रही है ना, पेंडुलम का क्या फर्क पड़ रहा है। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपना दिमाग पहले से ही चला के रख लो। एनसीईआरटी तभी यूजफुल होगी आपके लिए। फिर आते हैं डिफेंस के सवाल। डिफेंस और मिसाइल्स सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑब्वियसली ये आना ही है, इसी की तैयारी कर रहे हो आप, इसी का एग्जाम है डिफेंस का। तो कौन सी मिसाइल किसने लॉन्च की, चाहे वो इंडिया वालों ने की हो या फॉरेन वाले ने की हो, सीडीएस पक्का पूछता है। ठीक है, ये इक्विपमेंट कौन से कंट्री के पास है, या जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज हो, हमने एक जो भी गन्स हैं वो हमने किससे ली है, उसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हुए हैं, देखते हुए चलना। ठीक है, ओके, डिफेंस हो गया। उसके बाद आपके बायो में से मैंने कहा था, जो मैं फॉर श्योर आपको बताऊंगी कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो है आपके डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, उससे क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हो गया रेटिनॉल, तो ऐसे क्वेश्चन विटामिन के साइंटिफिक नेम, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है, वो क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है ह्यूमन डिसीजेस वाला क्वेश्चन। ये 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर भी है एक, किससे, कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से डिसीज होती है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। कभी कभी ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन की, ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं। जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जिसको डिफिकल्ट माना जाता है बट एक्चुअली नहीं है। जो मैंने 12th की एनसीईआरटी के जेनेटिक्स वाले चैप्टर बताया ना, उसको गो थ्रू कर लेना। उसको पढ़ने के बाद आपका एक जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन आता है वो पक्का सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये है आपकी अनप्रेडिक्टेबल हिस्ट्री के क्वेश्चन। कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली आपका सीडीएस पूछता है, बाकी इट इज अनप्रेडिक्टेबल। आप है ना, हर क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख लो, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, मेरी बहुत वेल रिसर्च है ये। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक्चुअली आपको है ना, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है ना, उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, है ना। अगर रिविजन करना है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, व्हाट यू हैव टू डू दिस, कि आप मेरी ये प्लेलिस्ट देख लो ना पूरी मतलब 6 घंटे में पॉलिटी पढ़ाई है, 4 घंटे में आपका ज्योग्राफी खत्म किया है। दिस इज वेरी मच एनफ फॉर योर सीडीएस एग्जाम। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। बाकी हेल्प 40 का जो कूपन कोड है, लेट मी हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आपको नहीं चाहिए, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपने फ्रेंड को भी पास ऑन कर सकते हो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा। फॉर डिफेंस मीनिया 2.0 आप टीम ब्लैक, राइट। बाकी दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने आपको बोनस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, जो भी लेफ्ट ओवर है वो सारे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो ये थे हमारे 7 पड़ाव। हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले हमें मेंटल मेकअप देखना होगा। हमें अपने माइंड को उस लेवल का एटलीस्ट बनाना है कि हम कुछ अच्छा सोच पाए, अपने आप को गलत करने से रोक पाए। उसके लिए हमें हर पॉसिबल कोशिश करनी है, राइट। उसके बाद हमें ब्रैकेटेड सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट किया कि ब्रैकेटेड सिलेबस पढ़ ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख ले, कौन सी बुक से हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैंने ये तक आपको बताया। और उसी में मैंने बताया कि अगर आपके पास इतना सारा वक्त नहीं है या इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो यू कैन ज्वाइन माई कोर्स जो है टीम ब्लैक। इसमें हमने ये डिस्कस किया और उसमें मैंने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए हेल्प 40 वाला कूपन कोड भी रिलीज किया है, जो आप भी शेयर करोगे और यूज नहीं करोगे इफ यू कैन अफोर्ड इट।
उसके बाद हमने कुछ टूल्स देखे जो आप अगेन ऐप के फ्री नोट से कलेक्ट कर लोगे, है ना, कि टाइम को अकाउंटेबल कैसे बनाना है, इमोशंस, पोमोडोरो टेक्निक, ये सारी जो शीट्स हैं जो आपको अकाउंटेबल रखेगी, जो आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे रखनी है, ये सारे मैंने आपको फ्री नोट सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने रिविजन के बारे में भी बताया आपको कि आपको एक सीडियंस की अपनी नोट की ग्रंथ बनानी पड़ेगी। रिविजन, इफेक्टिव रिविजन इज नॉट रीडिंग अगेन व्हाटएवर यू हैव रेड, इट इज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स यू हैव मेड और उससे क्वेश्चंस को रिलेट करना, ठीक है। रिविजन के बाद हमने मेरी पूरी स्ट्रैटेजी बताई कि पूरा बेसलाइन पढ़ लो, क्योंकि अगर सीडीएस का ट्रेंड चेंज हुआ तो आपकी शक्ल, आपका दिमाग, आपका करियर चेंज नहीं होना चाहिए। आई हैव प्रिपेयर्ड द बेसलाइन ताकि पेपर चेंज भी होता है तो मैं फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी, पहले से थोड़ा कम कर पाऊंगी बट कर पाऊंगी। और चेंज हुआ है पैटर्न तो सबको इफेक्ट करेगा, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा एंड आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। बेस लाइन क्लियर करने के बाद मैंने 3 कैटेगरीज को बना दिया, मोर देन 90%, 70% एंड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया एंड दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक। फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन रहे, ये ही एग्जैक्ट चीज है जो आपको करनी है, राइट। और भी कोई डाउट्स हो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो। I am open for the suggestions, appreciation and criticism also. कुछ भी हो do let me know. I'll answer that in the upcoming video. तब तक के लिए bye and जय हिंद।